बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने दुनिया को मफलूज बनाकर रख दिया है। 2019 में पैदा होने वाली ये जो बीमारी है, इसने दुनिया को सेहत के एतबार से, मुआशी, समाजी और मुआशरती लिहाज से बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के बाइस 51 लाख से ज़ायद अमवात हुई हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो 25,97,88,320 तक जा पहुंची है। अमेरिका से लेकर चीन तक तमाम ममालिक ने बीमारी की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर रकूम खर्च की हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया ने लॉकडाउन को मुतारिफ करवाया, जिसकी वजह से दुनिया में मुआशी बहरान पैदा होने से दवासाज कंपनीज ने मुतादिद तजर्बात के बाद वैक्सीन दरियाफ्त की, तो कोरोना वायरस ने भी अपनी शक्ल बदलना शुरू कर दी। कभी अल्फा के नाम से वायरस सामने आया तो कभी डेल्टा के नाम से। मुसलसल बदलती शक्लों के बाद अब दुनिया में एक नई किस्म जो है वो सामने आ रही है। अफ्रीका की आबो हवा से ताल्लुक रखने वाले वायरस को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाला ये वायरस कई ममालिक को अपनी लपेट में लेने की कोशिश ऑब्वियसली करेगा, और जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो इस खदशे के पेश नज़र काफ़ी खौफजदा भी हैं। ओमिक्रॉन 5 बरे-आज़मों के 16 ममालिक में फैल भी चुका है। नीदरलैंड में 13, स्कॉटलैंड में 6, डेनमार्क और भारत में 2-2 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जापान और मराकश ने तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानिया ने G7 ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा तेज़ी से ज़रूर फैल रहा है, मगर इसका असर जो है वो डेल्टा वेरिएंट जो है कोरोना का और दीगर जो इकसाम है उससे फिलवक्त कतई मुख्तलिफ नहीं है। ओमिक्रॉन से कबल कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ख़तरनाक करार दिया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्लिनिकल नाम जो है वो B.1.1529 है, और इसके भी कम से कम 30 वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसकी पहली मरतबा 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में तशख़ीस हुई थी जी, और ये तशख़ीस जो है वो खून के नमूनों के क्लिनिकल टेस्ट के दौरान सामने आई थी, जो 14 और 16 नवंबर को लिए गए थे। 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कायम मुशावरती ग्रुप ने इस वेरिएंट को बाइसे तशवीश करार दे दिया था। जहां ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया इस वक्त सारी परेशान है, वहीं पाकिस्तान में भी इस वेरिएंट को लेकर शदीद तशवीश पाई जा रही है। ताहम पाकिस्तान में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC के सरबराह असद उमर जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है, पाकिस्तान में भी आएगा। अलबत्ता आइंदा 2 से 3 हफ्तों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करके इसका खतरा जो है वो कम करना है। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये नजर आता है कि ये एक इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है। ये सारी दुनिया में फैलना, जब एक दफा वेरिएंट आता है, दुनिया इतनी ज्यादा मिल गई है कि उसको नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मौसर होगी इसके दिफा के लिए, क्योंकि यही एक चीज है, मौसर चीज है कि हम इस वेरिएंट के खतरे से अपने आप को बचा सकें। अगले 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कैंपेन वैक्सीनेशन की तमाम सूबों के अंदर शुरू होने वाली है। बूस्टर वैक्सीन की का प्रोग्राम शुरू किया जाए। वैक्सीनेशन 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 यही रास्ता है यहाँ से निकलने का। इसका फैलाव कुछ तेजी से हो रहा है, और कुछ नहीं, निस्बतन पुराने वेरिएंट्स की निस्बत ज्यादा तेजी से हो रहा है। वायरस लाजमन ज्यादा तेजी से फैलता है, और इसके जेनेटिक मेकअप में, यानी इसका जो जेनेटिक कोड है वो कुछ ऐसा तब्दील हुआ है कि मुमकिन है कि ये ज्यादा खतरनाक भी साबित। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासरा ममालिक पर सफरी पाबंदियों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मुतासरा ममालिक से मुसाफिर की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इस सिलसिले में मजीद इकदाम जो है वो करने जा रहे हैं ताकि वायरस की जो नई किस्म है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी हवाले से पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए और इस वायरस से मुताल्लिक क्या अप्रोच बनानी चाहिए, किस किस्म का ये वायरस है, कितना खतरनाक हो सकता है, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी अमेरिका से डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। ये हैं जी चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये कोरोना की जो नई लहर है जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा जा रहा है, अभी तक हम क्या पता कर पाए हैं इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक बहुत स्पेसिफिक्स तो सामने नहीं आए, लेकिन जो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये कंसर्निंग वायरस है और हमें परेशान होने की बजाय
اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم ویکسینیشنز کو تیز کرتے جائیں. آئی تھنک دس از یٹ انادر اپرچونٹی، کیونکہ پریشانی سے کچھ حل نہیں ہوگا. پاکستان کی ابھی بھی فلی ویکسینیشن ریٹ از اراؤنڈ 23%. تو جتنا بھی ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ویکسینیشن بنانے والی کمپنیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ کم سے کم بھی جو ہے وہ ان کو 2 سے 3 ہفتے کا وقت درکار ہوگا اس ویریئنٹ کو سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھا جائے کہ پہلے سے جو موجود ویکسینیشن ہے اور جو بہت سارے لوگوں کو لگ بھی چکی ہے وہ یہ ویریئنٹ جو ہے یہ اس کے آگے طاقتور ہے، یہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی؟ جو ویکسینیشن موجود ہے ہمارے پاس وہ اس ویریئنٹ پر کام نہیں کرتی کیا؟ جی یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں ابھی ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہیئر آر دا پاسبلٹیز. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ اتنا زیادہ پھیلے ہی نہ. زیادہ میوٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پوری دنیا میں اتنا ہی پھیل جائے گا جتنا ڈیلٹا پھیلا. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ لیمڈا کو دیکھیے جو پیرو میں آیا تھا پچھلے سال اگست میں، لیمڈا بہت خطرناک ویریئنٹ تھا لیکن 20 ممالک میں گیا اور اس کے ٹوٹل تعداد 10,000 سے کم رہی. اس کے بعد نیو آیا کولمبیا میں، اس کی ٹوٹل تعداد 15,000 سے کم رہی، جو کہ بہت چھوٹے نمبرز ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ڈیلٹا کو آؤٹ پیس کر دے گا یا ویکسین کو ایویڈ کر دے گا. میرا خیال ہے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص ویکسینیٹڈ ہے اس کو بہرحال ہر ویریئنٹ کے اوپر ایک ایڈوانٹیج ہے اس شخص کی نسبت جو ویکسینیٹڈ نہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ مختلف اوقات میں جو ویریئنٹس آتے رہے ہیں ان میں جب ایک شخص کو یہ لگ جاتا ہے تو علامات بھی فرق ہوتی ہیں جب ویریئنٹ فرق ہوتا ہے؟ اگر اسپیسیفکلی ہم ابھی اومیکرون کے حوالے سے بات کر لیں تو اگر ایک شخص اومیکرون سے متاثرہ ہے تو اس کی وہی نارمل جو شروع میں کرونا آیا تھا ویسی ہی علامات ہوں گی یا پھر ویریئنٹ بدلنے سے علامات بھی بدلتی ہیں؟ بہت تھوڑا فرق پڑتا ہے علامات پہ. جیسے ڈیلٹا کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ چھینکیں یا اپر ریسپیٹوری ٹریکٹ سمٹمز تھوڑے سے زیادہ تھے، لیکن علامات اتنی نہیں بدلتی کہ آپ اس کو ٹیسٹ کے بغیر تشخیص کر سکیں. جب تک ٹیسٹ کی ضرورت رہتی ہے ہمیں میرا خیال ہے میسج یہی دینا چاہیے کہ وہی جسم میں درد، بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، نقاہت، یہی علامات ہوں گی ان سب ویریئنٹس کی. ان میں فرق اتنا تھوڑا ہے کہ اس کا کوئی میجربل کلینکل بینیفٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو اومیکرون ہے ڈیلٹا کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کافی خطرناک ہے، ڈیڈلی ہے. اومیکرون کے حوالے سے ابھی تک ہمیں کیا پتہ چلا ہے؟ کتنے ٹائم میں متاثر کرتا ہے، کتنا ڈیڈلی ہے، کتنی اموات کے جو چانسز ہیں اگر کسی کو افیکٹ کرتا ہے وائرس؟ تو جی دیکھیے یہ مجھے پتہ ہے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ سوال ہیں، ہمارے ذہنوں پہ بھی یہ سوال ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کرکٹ میچ کے پہلے اوور میں اگر 2 چھکے لگ جائیں تو آپ یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ میچ جیت جائیں گے پہلا اوور. تو یہ اسی طرح اس ریسرچ میں اٹس ٹو ارلی. میرا خیال ہے اگلے 2 ہفتے میں ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ کیا یہ تیزی سے پھیلتا ہے یا نہیں، کیا یہ زیادہ لیتھل ہے یا نہیں، اور اس کا ویکسینز پہ کیا امپیکٹ ہے. تو میں جو بات ہمیں نہیں پتا میرا خیال ہے صاف کہنا چاہیے ابھی ہمیں نہیں پتا. صحیح ہے. ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریول بینس کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم کاؤنٹر کر سکیں اس طرح کے جو اب مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں کرونا کے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور کمپلیکس ہے، کیونکہ میرا خیال ہے ہر ملک کو اپنا ڈیسیشن اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے، اپنے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کرنا ہے. میں پرسنلی اس چیز کا قائل ہوں ہمیشہ سے کہ وی ہیو ٹو فگر آؤٹ اے وے کہ اس وائرس کے ساتھ سیفلی زندگی کیسے گزاری جا سکے. کی ورڈ از سیفلی. اب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہم اس کے اصول پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، لیسنز لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈرائیونگ سیفلی کرتے ہیں. اگر آپ اس پروسیس کو فالو نہیں کریں گے تو پہلے دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ کا جو سوال ہے ٹریول بینس کا، میرا پرسنلی خیال ہے کہ دے آر شارٹ لیوڈ. ٹریول بینس کی ایک بہت زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے ملکوں کو، انسان کو، اقتصادیات کو، اور اس سے زیادہ بہتر اسٹریٹجی میرے خیال میں 3 فولڈ ہے. نمبر 1 کہ آپ ویکسین کو مینڈیٹری کریں. جو بھی WHO اپروو ویکسین ہے اس کی پروف ہونا چاہیے. نمبر 2 کہ لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنے ٹریول کے دوران KN95 اچھی کوالٹی کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ویکسین کے باوجود ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے تو ماسک اس کو رکھے گا. اور نمبر 3 کہ PCR ٹیسٹ کروایا جائے
कम से कम 48 घंटे पहले और ठीक है। उसके बाद भी if possible। तो अगर ये 3 काम किए जाएं तो मेरा पर्सनली ख्याल है कि आप सेफली अपनी इकोनॉमी को ओपन रख सकते हैं, अपने बॉर्डर्स को ओपन रख सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस किस्म के इक़दामात होनी चाहिए? डेल्टा के बाद हमने देखा था कि एक बड़ी बेहतर किस्म की जो हिकमत अमली है वो अपनाई गई थी, तो अभी आपको क्या लगता है कि किस तरीके से डील करना चाहिए, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो? जी देखिए, मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इन डेफरेंस टू एक्सपर्टीज। तो मेरा ख्याल है इसलिए मैं जनरली जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। जहाँ तक मुल्कों की स्ट्रैटेजी है, आई थिंक इट गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स और वहाँ हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो लोग जो ग्राउंड पे हैं। हाँ, उनको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो उसमें मदद की जा सकती है, उस डाटा में, उस मॉडलिंग में मदद की जा सकती है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है अपने रिसोर्सेज को देखते हुए। जो मुझे बहुत फिक्र थी कि जैसे इंडिया में हुआ, जैसे इंडोनेशिया में हुआ, डेल्टा की वेव इतनी बुरी आई। सो आई एम पर्सनली वेरी प्लीज्ड एट द आउटकम्स। तो अल्लाह ताला का भी शुक्र है उसमें। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि उस स्ट्रैटेजी के जो होल्स हैं उनको फिल किया जा सकता है, लेकिन हर मुल्क की अपनी स्ट्रैटेजी ग्राउंड पे बननी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि आप पर्सनली ये बिलीव रखते हैं कि हमें इसके साथ जो है वो चलना पड़ेगा या फिर इसके साथ जीना पड़ेगा या वो तरीक़ाकार हमें आना चाहिए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका ये मतलब लिया जाए कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरह के वेरिएंट्स जो हैं ये अभी मुस्तकबिल करीब में तो इनका सिलसिला नहीं रुकने वाला, ओमिक्रॉन जाएगा तो कोई और वेरिएंट आएगा और उसके बाद फिर कोई और वेरिएंट आएगा, यही है सूरत हाल? जी, मेरा ख्याल है उसमें कीवर्ड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ सेफली, कि हमें जिंदा तो रहना है इसके साथ लेकिन सेफली। और उसमें मेरे नज़दीक यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जिसका मैं आपको स्ट्रेट आंसर दे सकता हूँ। 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो साइंस की रिस्पेक्ट करेगा और फ़ायदा उठाएगा। दूसरा ग्रुप है जो साइंस को निगेट करेगा और नुकसान उठाएगा। अब ये वायरस इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है। हमें सबको पता है कि कहाँ मास्क पहनने हैं, हमें सबको पता है कैसे वैक्सीन लगती है, हमें सबको पता है किन अवामिल से, किन जगहों पे जाने से, किस तरह के हुजूम में जाने से हमें ये इन्फेक्शन होगा। जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा उसको फ़ायदा होगा और वो अपनी ज़िंदगी चलाता रहेगा। ये पैंडेमिक मार्च के 2020 में अनाउंस किया था WHO ने इसको, लेकिन WHO जिस दिन अनाउंस करेगा कि ये पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, मेरी नज़र में वो दिन अभी हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों दूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका ख़त्म होना एक बहुत लंबा अरसा लेगा और ज़िंदगी होल्ड पे नहीं रह सकती। इसलिए लोगों को ये फैसला करना है दिल में कि क्या वो साइंटिफिक एविडेंस की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको अनफॉर्चुनेटली डील करने पड़ेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, मर्द और ख़वातीन शोहरत हासिल करने के लिए नए नए तरीके इख्तियार करने लगे हैं। शोहरत की दौड़ में तमाम तर मजहबी और मुआशरती रिवायात और इक़दार को रौन दिया जाता है। कभी मसाजिद में शादी ब्याहों के फ़ोटो शूट हो रहे होते हैं तो कभी मुक़द्दस मकामात पर मलबूसात के शूट्स। अगर किसी फ़ोटो शूट पर शोर शराबा हो जाए तो हुकाम हरकत में आ जाते हैं, वगरना दरगुजर कर दिया जाता है। फैशन मॉडल्स ने मस्जिद छोड़ी है, ना ही गुरुद्वारे, और अब करतारपुर में भी पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर करतारपुर में गुरुद्वारा सरी दरबार साहब के अहाते में एक फैशन ब्रांड के लिए खातून मॉडल के फोटोशूट की तस्वीर सामने आई हैं, जिस पर सिख बरादरी की जानिब से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें खातून मॉडल को गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अहाते में फोटोशूट करवाते देखा जा सकता है। सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से इन तस्वीर पर काफ़ी एतराज़ किया जा रहा है। सिख बरादरी की जानिब से सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हुई तो सरकारी हुकाम को भी होश आ ही गया। सिखों के मजहबी मकाम करतारपुर साहब के अहाते में मॉडलिंग पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी तनकीद की। वफाकी वज़ीर की जानिब से डिज़ाइनर और मॉडल से मुतालबा किया गया है कि वो सिख बरादरी से मुआफ़ी मांगें, जबकि वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते में मॉडलिंग के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है।
सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद मलबूसात के ब्रांड की जानिब से वजाहत पेश की गई कि ये फोटो शूट ब्रांड की जानिब से मॉडल को हायर करके नहीं बल्कि खुद सारिफ ने मलबूसात पहनकर फोटो शूट करवाया और हमें तस्वीर भेजी, जिसके बाद ब्रांड ने तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिस लिए जाने के बाद फोटो शूट करवाने वाले सारिफ ने अपने इस इक़दाम पर माफ़ी मांग ली है। मगर क्या माफ़ी मांग लेने से सिख बरादरी के मुक़द्दस मजहबी मकाम पर लिया गया ये एक्शन वापस हो सकता है? और क्या ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को ना सिर्फ मसाजिद बल्कि दूसरे मजहबी जो मुक़द्दस मकामात होते हैं उनके लिए कोई ठोस हिकमत अमली बनाना ज़रूरी नहीं क्या? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। बहुत शुक्रिया हसन साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि आखिर ये तमाम वाक़या हो कैसे जाता है? क्या कोई पेशगी इजाज़त जो है उसका तरीका कार है? और स्पेसिफिकली अगर मैं इस केस की बात करूं तो कोई इजाज़त ली गई थी पहले इस शूट से? नहीं, देखें, ऐसी तो कोई इजाज़त नहीं दी हुई थी। और बात ये है कि ये जो वाक़या है ये आपको पता ही है कि जिस तरह हमारे जो मजहबी मकामात हैं उनकी अहमियत है, उस तरह किसी भी अक़लियत के जो मजहबी मकामात हैं मुक़द्दस होते हैं और उनकी जो अहमियत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसमें किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। और हमारी कोशिश, अब हम उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी के भी 2-3 पहलू हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि मौके के ऊपर जो अमला था उसकी क्या गफलत थी और वो इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ये जो मॉडल थी जिसने ये किया उसने क्यों किया। और तीसरा, जिस ब्रांड ने इसको एडवर्टाइज किया उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हर पहलू से इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जाए। ठीक है, इजाज़त आप कह रहे नहीं ली गई थी, तो फिर ब्रांड के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी हसन साहब? देखिए, कार्रवाई तो जो भी कानून के मुताबिक होगा, अगर तो उनकी गलती होगी तो जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी उनकी गलती होगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जिस मॉडल ने ये किया है उसको सिख बरादरी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस हरकत से उनकी बहुत दिल आजारी हुई है और ये मैं समझता हूँ कि पहला कदम है। लेकिन हमारी जो इंक्वायरी है वो होगी और सबसे उसका जो अहम पहलू है वो हमारा जो अमला था वहाँ पे उसकी इंक्वायरी होगी कि उन्होंने ये क्यों होने दिया और उनकी मौजूदगी में आखिर ये कैसे हुई। ठीक है। अच्छा हसन साहब, अब ये जो ब्रांड जो जवाब पेश कर रहा है, एक तो उन्होंने इजहार लाताल्लुक़ी कर दिया है, उन्होंने कहा कि कोई ऑफिशियल शूट नहीं था, कि खुद से उन्होंने मॉडल हायर करके उस जगह को सिलेक्ट करके वहाँ पे शूट किया। उन्होंने कहा कि उनका जोड़ा एक सारिफ ने पहना और जो है वो उनको तस्वीर भेजी जो उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगा ली। मुझे ये बताइएगा कि ये इजहार लाताल्लुक़ी और ये जो जवाब वो दे रहे हैं कितना एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, उसकी वजह ये है कि जब अपने ब्रांड से आप करते हैं और अपने पेज से करते हैं तो आपका कोई SOP होना चाहिए कि आप किसको शेयर कर रहे हैं। किसी से पूछे बगैर तो वैसे भी आप किसी की चीज नहीं शेयर करते, कॉपीराइट होता है। और अगर नहीं भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो उनको अपना कोई ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए था प्रोसेस की, क्या लगा रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि कॉमन सेंस नहीं होनी चाहिए कि आप ये जो तस्वीर लगा रहे हैं इसके पीछे मतलब एक मुकद्दस सिखों का जो मुकाम है वो नजर आ रहा है और आप वहाँ पे फोटो शूट लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से भी कई जगह पे ये लैप्स था और गलती थी। सही। हसन साहब, हमें याद है कि जब करतारपुर राहदारी को पाकिस्तान की जानिब से खोला गया तो पूरी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से इस चीज़ को देखा गया। एक मजहबी हमांगी की बेहतरीन मिसाल जो है हमने कायम की। लेकिन फिर जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और फिर मेरे ख्याल में होते भी शायद इस वजह से हैं कि हमने जो एक क्लैरिटी नहीं दी होती या फिर वाज़ेह हिकमत अमली शायद इसके ऊपर जो है वो मौजूद नहीं होती, तो फिर क्रिटिसिज्म भी उतना ही फेस करना पड़ता है जितना हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक वाक़े के हवाले से लेना पड़ रहा है। जी नहीं, देखें, बिल्कुल तनकीद की ज्यादा मैं समझता हूँ कि उनका जो सिख बरादरी का कम गुस्सा है वो हक पे जानिब है, क्योंकि उनका एक मुकद्दस मुकाम है और वहाँ पे अगर ऐसी की चीज होगी तो उनकी नाराजगी, उनका गम गुस्सा ये बड़ा जायज है। उसमें बात ये है कि देखिए, हिकमत अमली तो होती है, इंस्ट्रक्शन भी होती है और कभी ना कभी अगर ऐसा वाकया हो तो मैं समझता हूँ कि उस वाकये से हम जैसे निपटेंगे ये आगे के लिए टोन सेट करेगा। और हम अगर इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराएं और जो लोग जिम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए तो आइंदा ऐसे लोगों की भी वास्ता शिकनी होगी और उनको पता होगा कि हुकूमत इसको बड़ी संजीदगी से लेती है। और अगर इंक्वायरी के दौरान कहीं ये बात सामने आती है कि SOPs को बेहतर बनाने की जरूरत है और हुकूमती जो सिस्टम और हिकमत अमली है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बिल्कुल सही। हसन साहब, इससे पहले हमने इस्लामाबाद में भी एक वाक़या देखा
जब बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट के सामने जो है वो काफ़ी गैर अखलाकी किस्म का फ़ोटो शूट हुआ। हालांकि वो उस तरीके से मुक़द्दस मकाम नहीं था, लेकिन काबिल एहतराम ज़रूर था। फिर हम देखते हैं कि मसाजिद में फ़ोटो शूट्स होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और जो है वो शादी के फ़ोटो शूट्स होते हैं और निकाह के फ़ोटो शूट्स होते हैं। तो ये इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई है गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए कि कहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते? देखिए, इस पर बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली है कि कोई जो इस तरह के मुकामात हैं, स्पेशली जो मुकद्दस मुकामात हैं, वहाँ पे इस किस्म के हरकतें और इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। तो इस पर तो बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये हुआ कैसे, यही बात है इंक्वायरी वाली और ये देखने वाली बात है कि आखिर वहाँ पे कैसे होने दिया गया और क्यों किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। हसन साहब, ये तो आज की तारीख तक भी हम देख रहे हैं कि मसाजिद में फ़ोटो शूट्स हो रहे हैं। ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कि शादी ब्याह का शूट जो है वो मसाजिद की हदूद के अंदर होता है। जी जी, बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ फैशन नहीं, शादी ब्याह का शूट और ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी मुकद्दस मकाम की बेहुरमती हो या उसका जो इज्जत है उसमें कमी आए, और यही पॉलिसी है। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन काविर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जमान पंजाब हुकूमत। और ये बड़ी यकीनन आपके बिल में होगा कि बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि मसाजिद के अंदर जो है वो जाकर शादी के फ़ोटो शूट जो है वो एक रिवायत बन चुकी हुई है। हालांकि ऑब्वियसली उस मकाम के तक़द्दुस को, वहाँ पर जो इबादत हो रही हैं उसमें खलल का बाइस भी बनते हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से ये फ़ोटो शूट होते हैं और जिस तरीके से वो मसाजिद के हदूद के अंदर दाखिल होकर जो है वो हर जगह को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल जो है मुनासिब बात नहीं। और महकमा औकाफ को आई गेस इसमें अपना रोल जो है वो पूरे तरीके से प्ले करना चाहिए, और हुकूमत को भी एक वाज़ेह हिकमत अमली जो है इस हवाले से बनानी चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साथ कराची के मसाइल को लेकर पीटीआई की हुकूमत और सिंध हुकूमत हमेशा से ही आमने सामने रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से हमेशा कराची पर बैड गवर्नेंस के इल्ज़ाम लगाए गए, जबकि कराची के मसाइल का तारीख़ी मुताला किया जाए तो कराची में गुज़श्ता 1.5 दहाई से हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, और आज तक पुरानी मसाइल हल ना हुए कि नए मसाइल ने जन्म ले लिया है। कराची के शहरियों के पास ना तो साफ पानी है, कचरा उठाने का नाक़िस इंतज़ाम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी है, टूट फूट का शिकार सड़कें हैं, सेहत और तालीम की सहूलियत का फुकदान भी है। बिजली की लोड शेडिंग भी एक अहम मसलों में से मसला है। कब्ज़ा माफिया समेत शदीद मसाइल जो हैं वो इस वक्त कराची की आवाम को जो हैं वो दरपेश हैं। कराची के अवाम मसाइल का हल करवाने के लिए अक्सर सरापा एहतजाज जो हैं वो नज़र आते हैं, और अब सिंध भर के जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उन्होंने महकमा ख़जाना से बराह रास्त तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान किया है, और आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक काम छोड़ हड़ताल शुरू की है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 7 अजला और 1 ज़िला काउंसिल में दफातर की तालाबंदी कर दी गई है। मुलाजमीन का ये कहना है कि OZT की कमी के बायस कटौती से हर महीने 35% तनख्वाहों से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद खजाने से तनख्वाह देने में रुकावट डाली जा रही है। सिर्फ कराची में यौमिया 12,000 टन से ज़ायद कचरा उठाया जाता है, जो आज से शुरू होने वाली हड़ताल ख़त्म होने तक अगर नहीं उठाया जाता तो कराची का क्या हशर होगा ये सिर्फ कराची के अवाम ही बता सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट्स वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जी सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, कितनी कटौती की जा रही है, क्या आपकी कोई तनख्वाह रोकी भी गई है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि इतने अहम इशू पर जो है आपने हमें दावत दी, और मसला ये है कि हमारे सूबे सिंध के कई बल्दियाती इदारे ऐसे हैं जिनको कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। उस सिलसिले में हमने 2016 में एक समरी साइन हुई थी, वज़ीर आला ने की थी, जिसमें ये था कि बल्दियाती मुलाजमीन को बराह रास्त जो है ऑनलाइन ट्रेजरी से तनख्वाहें देने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ, तो हमने 13 मार्च को 2018 में वज़ीर आला सिंध को एक एप्लीकेशन दी, जिसको 19 मार्च को उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को इस रिमार्क्स के साथ भेजा कि प्लीज़ रिजॉल्व इस मसले को हल करें। फिर उसके बाद वाटर कमीशन ने 9 मई को अपना फ़ैसला भी दिया इस सिलसिले में कि ये बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों
में अगर बेकायदगियाँ और ये रोकनी है तो आप जो है इन्हें ऑनलाइन ट्रेजरी से तनख्वाहें दें। हमने 25 अप्रैल को चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश की थी। उसके बाद जो है मामला चलते रहे, वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बावजूद भी मामला जो है ये ऑनलाइन ट्रेजरी से हमें तनख्वाहें अदा करने को तैयार नहीं है। अच्छा। हमारा मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेजरी की वजह से अगर तनख्वाहें जो हैं हमारी, एक तो उनमें कटौती नहीं होगी, दूसरी ये है कि जो डिले होता है तकरीबन 10 रोज़ लग जाती हैं। स्टेट बैंक आती है ग्रांट, फिर ट्रेजरी जाती है, फिर सिंध बैंक, फिर सिंध बैंक से इदारे में जाती है, इदारे से फिर मुलाजिम के अकाउंट में जाती है, तो कम से कम 10 रोज़ लग जाते हैं। फिर दूसरी अहम हमारी बदनसीबी ये है कि सूबा सिंध का PFC अवार्ड जो है 2010 से नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक जो है हमारे यहाँ पर तकरीबन 35% जो है वो फंड्स की कटौती है, जिसकी वजह से जो हमारे मुलाजमीन इस OZT ग्रांट जो है ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स की जो मुतबादिल है, इसका जो फार्मूला है उस पर उसमें PFC के हवाले से अमल किया जाता है, लेकिन उस पर जो है अमल दरामद ना होने से जो हमारे 35% मुलाजमीन हैं वो हर माह तनख्वाहों से महरूम रह जाते हैं, या फिर उन्हें पुरानी शरह से तनख्वाह दी जाती है। जैसे कि इंटीरियर अंदरूनी सिंध में बहुत सारे मामलात हैं, वहाँ लोगों को 2014, 16 और 18 की शरह से तनख्वाहें दी जा रही हैं, जबकि 2021 चल रहा है। हमारे अगर कराची में हम बल्दिया वस्ती की बात करें तो 67 माह के बकाए जाते हैं तनख्वाहों के, वो वहाँ नहीं है। फिर हमारे जो KMC और DMCs के रिटायर्ड 7000 मुलाजमीन हैं, उनके तकरीबन 7 अरब रुपए के वाजिबात हैं, वो भी अदा तलब हैं। फिर 2 साल की उनकी पेंशन जो है इजाफी उन्हें नहीं मिली है। तो ये सारे मामलात का हल यही है कि जब वो गवर्नमेंट ये सिस्टम ऑनलाइन ट्रेजरी पे ले लेगी तो एक राइट फिगर जो है बनेगी और वो बराह रास्त उन लोगों को अदायगी होगी। इसमें रुकावट क्या है शाह साहब, रुकावट क्या है? पहले कहीं बात हुई, जिक्र हुआ, कोशिश की, क्या रुकावट क्या आती है इसमें, क्यों नहीं हो पाता? इसमें रुकावट जो है, मेन रुकावट जो है वो वजारत ख़जाना है सिंध की, जो कि वज़ीर आला के ज़ेरे कंट्रोल है गुज़श्ता 12 साल से। अब वज़ीर आला इसमें 2 दफ़ा ऑर्डर भी दे चुके हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि 13 मार्च 2018 को वज़ीर आला साहब ने हमारी एप्लीकेशन पे लिखा था कि इस मसले को रिजॉल्व करें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को उस पर हल नहीं हुआ। फिर वाटर कमीशन ने 9 मई 2018 को हुक्म दिया कि इनकी तनख्वाहें उस पर दी जाएँ, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर हमने 25 अप्रैल को चार्टर ऑफ डिमांड पेश की उसमें, फिर उसके ऊपर भी नेगोशिएशन होते रहे, कमेटियां बनी, कमेटियों की सिफारिशात आई, लेकिन ताल उस पर अमल नहीं हुआ। फिर हमने बजट के मौके पर जो है हमने यहाँ पर जो है तारीखी एक एहतजाज किया था, तो उसमें जो है हाई पावर्ड कमेटी बनी, उसमें 9 जून 2021 को मीटिंग हुई, उसके बाकायदा टर्म एंड कंडीशन तय हुए, उसमें भी ये मुतालबा सरफहरिस्त था, लेकिन उसके मिनट्स भी जारी हुए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद में फिर वही है कि वजारत ख़जाना जो है सूबे का वो रुकावट है। हम ये समझते हैं कि वजारत ख़जाना अगर इसको अलाउ कर देता है तो एक तो बल्दियाती मुलाजमीन की जो तनख्वाहों और पेंशन का मसला है वो कम से कम जो है हल हो जाएगा, तो हमें दीगर मामलात में वो होगी। तो अब हमने 11 अक्टूबर को इस दफ़ा 11 अक्टूबर को हुकूमत सिंध को अपनी सूबाई काबीना की तरफ से एक लेटर दिया था कि हम 29 नवंबर को जो है स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप जो है ये मामले को हल करें, लेकिन ताहाल उन्होंने नहीं किया। अब इसलिए आपने ये स्ट्राइक करनी पड़ेगी, मुतनबे कर दिया था, आपने ये इतला दे दी थी कि आप लोग 29 से हड़ताल पर चले जाएंगे, तो कोई अब जब हड़ताल पे चले गए उसके बाद भी कोई राब्ता नहीं किया गया आपसे, आपके साथ? देखें, हुकूमत सिंध के लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने राब्ता किया है। लेकिन चूंकि ये हड़ताल पूरे सूबे सिंध की है, तो हमारी जो सूबे सिंध की काबीना है वो भी कल कराची तशरीफ़ ला रही है, तो उम्मीद है कि कल हमारे 2 बजे मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हमसे बारहा हुए हैं। 25 नवंबर को हमने पहले ही एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 15 नवंबर को हमने पूरे सूबे में जो है एहतजाज भी प्रेस क्लबों पर किया था कि हम 29 नवंबर को ये काम करने जा रहे हैं। जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई है 25 नवंबर को कराची प्रेस क्लब पे, उसमें भी हमने ये कहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं हुकूमत के ये ब्यूरोक्रेसी जो है। अच्छा चलिए क्विकली मुझे शाह साहब ये 2-3 अपने कोर मुतालबे बता दीजिए, बिकॉज ये बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये हड़ताल कंटिन्यू रहती है। क्या ऐसी 2-3 मोटी मोटी चीजें अगर इन मुज़ाकरात में तय होती हैं तो आप ये हड़ताल की कॉल वापस ले लेंगे? देखें, हम तो फिलहाल कह रहे हैं कि हमारा एक मुतालबा ही मान लें। अच्छा, कौन सा? ऑनलाइन ट्रेजरी से अगर हमारी तनख्वाहें अदा कर देते हैं
तो ऑनलाइन ट्रेजरी से तनख्वाहों की अदायगी को मुमकिन बना दें। बाकी हम 16 मुतालबात तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन हमारा ये मेन मुतालबा जो है ऑनलाइन ट्रेजरी से तनख्वाहों की अदायगी, अगर हुकूमत सुबह नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो ये हड़ताल आप वापस लेंगे, काम जारी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सईद जुल्फ़िकार शाह साहब जी हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल एक कोर मुतालबा उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ट्रेजरी से उनकी तनख्वाहों का जो एक सिलसिला है उसको शुरू किया जाए। तो वो बाकी जो मुतालबात हैं वो बाद में होते रहेंगे, लेकिन अगर ये मुतालबा मान लिया जाए, जो कि बड़ा लॉजिकल किस्म का उनका मुतालबा है, अगर ये मान लिया जाए, वो कह रहे हैं कि तनख्वाहों के आने में भी एक बड़ा लंबा जो टाइम है वो लगता है और बड़ा प्रॉब्लम होता है, और 10 दिन का टाइम जो है वो छोटा टाइम नहीं होता। तो अगर ऑनलाइन सिस्टम पर उसको डाल दिया जाए तो ये वो हड़ताल की कॉल जो है वो सुबह ही वापस जो है वो ले लेंगे। बहरहाल 2 बजे कल मुज़ाकरात का टाइम है, उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।